हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और मस्त तरीके से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और यह चैप्टर आपका बुक में 8वें नंबर पर आता है। तो इस चैप्टर के हम बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को लेते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे कि चैप्टर में एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो एकदम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय, और इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं वो है सबसे पहले त्रिकोणमिति एक्चुअल में क्या है, उसके में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है उसमें आपका त्रिकोणमिति जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहता है? ट्रिगोनोमेट्री। और ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला जो शब्द है वो है ट्राई प्लस दूसरा जो है वो है गॉन, GON, एंड तीसरा जो है वो है मेट्रॉन। अब ये जो तीनों वर्ड है इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ये ट्राई है, इसका मतलब होता है तीन। गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। अगर हम यहाँ पे अंग्रेजी मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों को मिक्स करके देखें तो ये यह बताना चाह रहा है कि तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप में जो संबंध है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब ये तीन भुजाओं और तीन कोणों से जो एक आकृति बनती है, दैट मीन्स बंद आकृति, वो एक्चुअल में क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, तीन भुजाओं और तीन कोणों से जो आपकी एक बंद आकृति बनती है उसको हम कहते हैं त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज जो है वो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है और इसमें सारी चीजें जो हमारी यहाँ पे चाहिए वो सारी है। तीन भुजाएं भी है, तीन कोण भी है, और उन भुजाओं के माप भी यहाँ पे है। तो इसमें हम बात करते हैं इस चैप्टर में। देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं, दैट मीन्स त्रिभुज। हमारे पास यहाँ पे सपोज करिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज है ABC, इसको हमने मान लिया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो त्रिभुज हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा त्रिभुज है उसका भी ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशल त्रिभुज लेंगे और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं त्रिभुज, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? एक कोई ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है और इसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब ये समकोण त्रिभुज जो है वो किससे मिलकर बना है? देखिए, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, तो तीन एंगल है यहाँ पे। तो इसका मतलब तीन एंगल, और भुजाएं कितनी है? AB, BC, AC, आपके तीन भुजाएं है। तो ये तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप से जो भी चीजें आपकी बनेंगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिकोणमिति, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। आई होप आप समझ गए हैं यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में त्रिकोणमिति में हम जो त्रिभुज यूज किए जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इनमें जितने भी भुजाएं हैं हमारी, तो हमने बताया कि तीन टाइप के कोण और तीन टाइप के भुजाएं होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो तीन भुजाएं हैं इन भुजाओं के क्या कोई नाम है? तो हाँ, इन भुजाओं के कुछ नाम होते हैं और वह नाम क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम उन भुजाओं के नाम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, और एक होता है लंब। ये है हमारे पास तीन भुजाएं।
ठीक है। अब ये तीन भुजाएं कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि कर्ण। अब कर्ण कौन सी वाली भुजा होगी वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण, उस कोण के जस्ट सामने जो भुजा आपको मिलेंगी, इस 90 डिग्री के कोण के सामने कौन सी वाली भुजा है, ये वाली भुजा। तो इस वाली भुजा का नाम हो जाएगा हमारा कर्ण। क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारी, कर्ण कहलाएगी। ध्यान रखिएगा। अब खास बात यह है कि ये जो कर्ण है इस त्रिभुज में फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, ये कर्ण नहीं बदलता है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम अगर बात करें कि कर्ण कौन सी भुजा है, तो कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा की लंबाई है AC, या AC भुजा जो है इसका कर्ण है। क्लियर है इतनी बात, ये बात हो गई। अब दूसरा क्या है आपके पास, और कौन सी भुजा होनी चाहिए, आधार, और एक भुजा होनी चाहिए लंब। अब ये आधार कौन सी भुजा है और लंब कौन सी भुजा है, तो आई थिंक आप लोग सोच लिए होंगे कि आधार कौन सी भुजा है और लंब कौन सी भुजा है। तो मैक्सिमम 90% लोगों को पता है कि यहाँ पे इस वाले भुजा को हम कहते हैं आधार और इस वाले भुजा को कहते हैं लंब। मैं यहाँ पे कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है मैं पूछ रहा हूं कि आपका यहाँ पे कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा लंब है, तो आप लोग लगभग लोग जो बताएंगे कि ये वाली भुजा जो है आधार है और ये वाली भुजा जो है लंब है। तो आप सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि ये वाली भुजा आधार हो और ये वाली भुजा लंब हो, ये भी चेंज हो सकते हैं। मतलब ये वाली भुजा लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये वाली भुजा आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा कब आधार है, कौन सी भुजा कब लंब है, तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है। देखिए, अगर हम इस वाले कोण को माने कि ये वाला कोण जो है x है, क्या माना मैंने कि ये वाला कोण जो है, इस कोण का माप जो है वो x है। अगर मैं कोण x के लिए बात करूं तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये कोण x जो है किस किस भुजाओं से मिलके बना है, दैट मीन्स किन किन भुजाओं से मिलके बना है। तो देखिए ये x जो एंगल बना है वो एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। तो x कोण जिन भुजाओं से मिलके बना हुआ है उन भुजाओं में से कोई एक भुजा जो होगा आपका आधार होगा। अर्थात इस कोण को बनाने के लिए, कोण x को बनाने के लिए कुछ आधार भुजाओं का उपयोग किया गया है। तो अब आधार कौन सा होगा, देखिए या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के द्वारा कोण x बना है। तो अब बात आती है कि सर ये वाली भुजा आधार होगी क्या, या ये वाली भुजा आधार होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या कहा, एंगल जो 90 होगा जस्ट उसके सामने जो भुजा होगी उसको हम कर्ण कहेंगे, और इस कर्ण को हमने यहाँ पे कर दिया फिक्स। ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स रहता है। जब भी कोई त्रिभुज देखे आप, जरूर नहीं यही वाला त्रिभुज, मैं यहाँ पे कोई और त्रिभुज ले रहा हूँ, ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में समझिएगा अगर ये वाली एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाली जो भुजा है ये आपका कर्ण कहलाएगा। हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा आपकी होती है कर्ण, तो वो कर्ण हो गया। तो इसका मतलब ये कर्ण आपका फिक्स है इसमें। अब इस कोण x के लिए अब दूसरी जो भुजा बची है वो वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार। याद रखिएगा बच्चों कि इस भुजा के अतिरिक्त जो भुजा बचा है वो वाली आधार बनेगी, क्योंकि इस कोण को बनाने के लिए जो आधार भुजाएं थी, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन ये ऑलरेडी आपका कर्ण है, तो आधार कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब आधार क्या आया हमारे पास, भुजा की लंबाई BC। जो BC भुजा है वो आपका है आधार। अब बात करते हैं कि तीसरी टाइप की जो भुजा होगी वो कौन होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कर्ण है, ये वाले आधार है, तो ये लंब होगा ऑब्वियसली। ठीक, वो लंब होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक बताते हैं। भाई हमेशा लंब कौन सा होगा ये ध्यान रखना, जिस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस कोण के लिए हम चीजें ढूंढ रहे हैं, उस कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम कहेंगे लंब। और इस कोण x के सामने कौन सी वाली भुजा है, ये भी भुजा है, दैट मीन्स ये वाला भुजा आपका क्या हो गया, लंब। तो यहां पे लंब कौन सी भुजा हो गई, AB भुजा। किसके लिए बात करी थी हमने, कोण x के लिए। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं किसके लिए बात करी हमने, कोण x के लिए बात करी, तो यहां पे मैंने लिख दिया कोण x के लिए। ठीक है, कोण x के लिए।
क्लियर, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमारा कोण x के लिए हो गया। अब इधर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चेंज होता है तो कैसे चेंज होगा, तो उसको यहां पे देखते हैं। देखिए, ऐसा ही एक ट्रायंगल और मैं इधर बना लेता हूं, और इस ट्रायंगल का नाम भी हो जाएगा ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में भी यहां पे ये वाला कोण है 90 डिग्री, ये वाली भुजा जो है ये है कर्ण, जो कि हमारा फिक्स है। अब बात आती है कि आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ये फिर से ढूंढना है हमें, फिर से ये पता करना है। तो पता कैसे चलेगा, देखिए अब तक हमने इस वाले एंगल के लिए बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं कि इस वाले एंगल के लिए हमने कंसीडर करा कि ये वाला कोण जो है कोण y है। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण y के लिए। अगर कोण y के लिए हम बात कर रहे हैं तो कोण y के लिए अब आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, ये चीजें हमें ढूंढनी है। तो देखिए ये वाला हमारे पास ट्रायंगल है भाई, कर्ण क्या है, बी इस 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला भुजा जो कि फिक्स है, इस वाले में भी इस वाले में भी आपका फिक्स है। दैट मीन्स कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AC अगेन। ठीक है, AC अगेन जो है आपका कर्ण हो गया। अब बात करते हैं आधार कौन सी होगी, तो यहां पे देखते हैं ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये एंगल कौन कौन से भुजाओं से मिलके बना है, किससे, कौन कौन से भुजाओं से मिलके बना है, या फिर कौन कौन से भुजाओं द्वारा घिरा है। तो देखिए ये वाला एंगल जो है ये AC भुजा और AB भुजा से मिलके बना है। अब इन दोनों में से कोई एक आधार होगा, तो कौन सा, देखिए AC भुजा जो है ऑलरेडी हमारा कर्ण है वो मेंशन है, तो भाई दूसरी कौन सी भुजा बच गई, AB भुजा। इसका मतलब इस केस में जो भुजा AB है ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। क्लियर, AB भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो उसके पीछे का कारण है कि ये जो आधार है वो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा, या फिर ये वाला जो कोण है वो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दैट मीन्स AB भुजा और AC भुजा से मिलके बना है। लेकिन AC भुजा ऑलरेडी फिक्स है कि ये कर्ण है, तो बचा हुआ भुजा कौन सा बचा, AB भुजा भुजा, तो AB भुजा क्या हो जाएगा, आधार। अब बात करते हैं लंब कौन सा होगा, तो इस कोण के, जिस कोण के लिए हम देख रहे हैं उस कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा, इस कोण के जस्ट सामने कौन सी वाली भुजा है, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो आई थिंक आप समझे होंगे कि अगर एक ही ट्रायंगल है और उसमें अलग अलग कोण के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे आधार और लंब एक्सचेंज हो जाते, चेंज हो जाते, वेरी करता है एंगल टू एंगल। लेकिन जो कर्ण है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, चेंज कौन होगा, बेस चेंज होगा और परपेंडिकुलर चेंज होगा। क्लियर है बात, समझ गए, ठीक है। अब यहां पे इस चीज को लिखते हैं, भाई आधार कौन सी भुजा हो गई, AB भुजा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, AB। लंब कौन सी भुजा हो गई, BC भुजा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, BC। किसके लिए बात करी भाई, किसके लिए बात करी, अलग अलग एंगल के लिए, किसकी बात करी, कर्ण, आधार और लंब की बात करी। आई होप आपको समझ में आया। चलिए इतनी बात हो गई, अब बात करते हैं इसमें जो पार्ट्स है, आधार है, लंब है, कर्ण है, क्या इनके बीच कोई संबंध होता है, क्या इनके बीच कोई संबंध होता है, तो उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे कि क्या संबंध होता है। देखिए अब जो भी हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो वो संबंध की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और वह संबंध हमने कहां पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है, और उस संबंध का नाम या फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब हमने कहां लगाना है भाई पाइथागोरस प्रमेय,
ट्रायंगल एबीसी में लगाना है या फिर किसी में भी, तो पाइथागोरस प्रमेय की कहानी क्या है वो समझिएगा। पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने क्या कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसका कर दो वर्ग, और जो लंबाई अब प्राप्त होगी वो अन्य दो भुजाएं जो आपका हो गया उन अन्य दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे जो अन्य दो भुजाएं हैं, सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज में, तो ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण हो गया, तो कर्ण का हम करेंगे वर्ग। और अन्य दो भुजाएं कौन सी है, एक है आधार एक है लंब। तो हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या आ जाएगा, उसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह है आपका फॉर्मूला, यह है आपका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने मस्तिष्क में स्टोर करना है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताया नहीं लेकिन आज बता दे रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी आप मैथ पढ़ने के लिए आए तो केवल और केवल अपना मोबाइल पकड़ के ऐसे बिल्कुल ना देखें। ऐसा करेंगे तो केवल आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी नॉलेज आप प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि बाबू ये गणित है। गणित में होता क्या है, जब तक आप कॉपी में पेन नहीं घिसेंगे मस्तिष्क में चीजें स्टोर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी आप क्लास में बैठे तो केवल मोबाइल पकड़ के पीसी पकड़ के नहीं बैठना है, आपको एक कॉपी लेना है एक पेन लेना है और उसमें सारी चीजों को नोट डाउन करना है, ताकि आप बाद में जब भी कभी कोई क्वेश्चन करने जाए तो उसको कर पाए। आप लिखेंगे तो ही सीखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये हिंदी की क्लास नहीं है, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है कि आप केवल वीडियो देखते रहे दिखते रहे, कहानी पढ़ा सुना आपने तो आपको याद हो गया। गणित है बाबू, प्रैक्टिस मांगता है। विदाउट प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, कलम को कॉपी में घिसना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। तो हमेशा क्लास में आप जब भी अटेंड करें क्लास, तो कॉपी पेन अपने साथ जरूर रखें, जो भी बताया जाता है उसको नोट जरूर करें। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आप इसको समझे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या आ जाएगा, देखिए ट्रायंगल एबीसी, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूं। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया एसी, तो यहां पे आ जाएगा एसी का वर्ग इज इक्वल टू आधार है ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस लंब है बीसी, तो बीसी का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे तो ऐसे। बात समझ में आई? और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम इसका उपयोग करेंगे कहाँ, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं पुनः। सपोज कीजिए कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको यहाँ पे पी क्यू आर इसके शीर्षों के नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे ये वाली भुजा दे रखा है 2, ये वाली भुजा दे रखा है 3, आपको ये वाली भुजा नहीं दिया है। अब आपको इस वाले भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या है, आपका आपका कर्ण है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, आपको लंब निकालना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। आगे हमारा जो टॉपिक है इसमें हम क्या बात करते हैं कि इतनी बात तो हो गई हमारी। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो आपका लंब था, आधार था, कर्ण था, इनमें कुछ संबंध होता है, इससे कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या होते हैं
त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान दीजिए यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कितने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां पे समझिएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। आपके पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है उसको हम समझते हैं। हमारे पास जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है आपका साइन। दूसरा है कॉस। तीसरा है टेन। ठीक है, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। अब साइन में हमारे पास क्या है भाई? केवल साइन होगा क्या? तो ध्यान दीजिए, केवल साइन होगा क्या? केवल अगर साइन है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस साइन के साथ कुछ एंगल जुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा साइन थीटा, तो ये थीटा जो है ये है कोण। ठीक है, ये थीटा है कोण। दूसरी बात हम यहां पे समझेंगे, साइन थीटा है तो कुछ बच्चों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि साइन इंटू थीटा है, इसका मतलब दो चीजें गुणा हो रही है। तो जो कि आपका बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे साइन और थीटा गुणा हो रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे क्या है, जो साइन है और थीटा लिखा है इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है कि कोण थीटा पर साइन का मान कितना होगा, या फिर साइन का मान कोण थीटा पर कितना होगा, ये होता है वैल्यू। मतलब इसका मतलब दोनों जब साथ साथ होते हैं तब इसका मतलब कुछ निकलता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इसका कुछ रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है कि कोण थीटा पर साइन का मान, या फिर साइन का मान कोण थीटा पर कितना है, ये चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इतनी आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजें करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे इस चीज को करने के लिए, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको निकालने के लिए, हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। भाई ट्रायंगल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं भाई? बार बार ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कारण है भाई? भाई समझिएगा बात को, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? तीन भुजा और तीन कोणों में संबंधों की माप है। तो उसके बारे में ही तो बात करेंगे, कुछ और थोड़ी ना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसा, और इसमें हमने कह दिया कि ये वाला एंगल ए है, ये सॉरी ये वाला शीर्ष ये है, ये बी है, ये सी है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया आपका? कर्ण हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका? पता नहीं। ये वाला क्या है? पता नहीं भाई। दोनों में से कोई एक आधार और एक लंब है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है जो है आपका, वो है ए, या फिर थीटा मान लेते हैं। कितना है? थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, थीटा क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, एक सिंबल है जो कोण के लिए उपयोग में लाया जाता है मेनली। ठीक है, कोण को व्यक्त करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाले कोण थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो इस वाले कोण थीटा के लिए ये वाला क्या हो जाएगा भुजा? आधार। ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये चीज मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे साइन है तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे साइन, हम कोण थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज निकाल। मैंने अब इससे पहले आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 है। हम पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर चल रहे हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगली चीजें भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है समझिएगा? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है भैया? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ध्यान रखिएगा भैया, आधार बट्टे कर्ण होता है। ये लिख क्यों रहा है भाई? पैनल में भूकंप आ जा रहा है क्या? तीसरा क्या है आपका? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, बट्टे आधार। भाई ये बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया भाई? ये क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण कैसे पता चलेगा? चलिए जो भी है देखेंगे आगे।
आगे देखेंगे, सारी बातों पे डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल जो है, जो कर रहे हैं उसको समझिए। पहले हमने क्या कहा, साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, टेन थीटा की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे मैंने कह दिया चौथा नंबर, पांचवा नंबर एंड छठा नंबर। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो यहाँ पे हम चौथे नंबर में क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा मैंने कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेक थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने कॉट थीटा। समझिएगा, सभी का बराबर कर देते हैं हम, और बराबर करके यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, इसको रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, कर्ण बट्टे लंब। ध्यान दीजिएगा, कर्ण बट्टा लंब हो गया। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात यहां पे आ जाएगा आधार बट्टा लंब। क्लियर हो रहा है। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। देखिए यहां पे जितनी बातें मैंने बताई आप लोगों को, इतनी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आगे हम चीजों को और क्लियर कर रहे हैं। अब तो बात यहां पे होगी, भैया ये तो होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके मान हमने देख लिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला। चलिए यहां तक की बात ठीक है, तो क्या इसको हम याद करेंगे, कब तक याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो यह एक विकट समस्या है। चलिए उसका भी हम यहाँ पे समाधान बताते हैं। क्या समाधान है उसको समझे। यहाँ पे अगर साइन थीटा इक्वल टू इतना है, कॉस थीटा इक्वल टू इतना है, टेन थीटा इक्वल टू इतना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू इतना है, सेक थीटा इक्वल टू इतना है, कॉट थीटा इक्वल टू इतना है, भैया सिर दर्द हो जा रहा है, कैसे करके याद करें इसको, बड़ी समस्या होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें याद रखनी ही नहीं है। क्या याद रखनी है वो ध्यान रखिए, आपको सीक्वेंस याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 में सीक्वेंस क्या है, पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सीक्वेंस याद रखो। मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पे कॉट को ऊपर ऐसे करके अगर नीचे लिखता तो पहले कॉट लिखवाता चौथे नंबर पे, फिर सेक, फिर कॉसेक लिखवाता, अगर मैं एक ही लाइन पे लिखवाता तो। अब यहाँ पे मैंने इसको आमने सामने लिखवा दिया, तो आपका ये भी क्लियर हो रहा कि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें ये क्या याद रखना है बता, केवल इस सब चीजों को याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये चीजें याद रखनी है, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। क्या है देखिए, ये क्या है, लंब। भुजाएं कितनी है देखिए, एक तो है लंब, दूसरा क्या है, आधार, जो चेंज होता है। लंब चेंज होता है तो एल, आधार चेंज होता है तो ए, फिर लंब कर दो, बट्टा क्या चेंज नहीं होता है, कर्ण, कर्ण आधार। इसको क्या पढ़ सकते हैं भाई, लाल है मेरा कक्का, लाल है मेरा कक्का, या फिर मेरा कक्का लाल है। नो, लाल है मेरा कक्का, मेरा लाल है कक्का, या फिर लाल है मेरा कक्का। इसका मतलब अगर वो भी याद नहीं रह रहा है तो आप याद करिए लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टे कक्का। बात समझ में आई, तो इसको याद रखिए। अब देखिए क्या है इसमें लॉजिक समझिएगा। अगर आप साइन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा निकालना है, तो सीधा यहां पे आओ, और यहां पे आप आने के बाद इतना करो कि ये जो हमारा पहला है ये है साइन, किसकी वैल्यू है, साइन, दैट मीन साइन थीटा कह लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां पे समझिए, यहां पे देखिए लंब बट्टे कर्ण है, ये एल बट्टे के है, दैट मीन लंब बट्टे कर्ण, ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण। यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, इस वाले में देखिए ये हो गया आधार बट्टे कर्ण, इसका मतलब ये क्या है आपका, कॉस थीटा है। बात समझ में आई, पहला वाला लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, दूसरा वाला आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, है या नहीं है,
बिल्कुल है। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या है आपका? लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार क्या है? tan थीटा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इधर की। अगर इतनी आ गई तो भैया इसका उल्टा ये होता है। चलिए, अगर इसका उल्टा नहीं समझना है तो क्या करेंगे समझिएगा। अगर इसका उल्टा नहीं समझना है तो कैसे करेंगे, देखिए। अब इधर ऊपर से नीचे क्यों आ रहे थे? साइन से लेके tan तक। अब आ रहे हम कॉसेक से लेके कॉट तक। अब यहां पे क्या करेंगे, इसी का उल्टा करिए। देखिए, ये वाला जो है ये है कर्ण बट्टे लंब। यहाँ पे क्या है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो इसको हमने क्या कह दिया भाई, क्या नाम रख दिया? देखिए, इसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया क्या? कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब। अब बात आती है सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? सेक थीटा बराबर है कर्ण बट्टे आधार। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। क्या हो जाएगा ये? सेक थीटा। अंत में आपका बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण है। इसको देखिए, आधार बट्टे कर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा ध्यान रखिएगा, ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। और अगर इसके बावजूद भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं कोई दूसरा तरकीब बता दूंगा। ठीक है, तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का तरीका कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? एक पहली बात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 है। 6 के 6 नाम याद रखेंगे। पहला क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सीक्वेंस याद रखिए। थीटा चेंज होता रहेगा। थीटा की जगह पे कभी ये आ जाएगा, कभी बी आ जाएगा, कभी सी आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। लेकिन जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होना है। जो उसके मान है त्रिकोणमितीय अनुपात के वो चेंज नहीं होना है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। कॉपी करना चाहे कॉपी कर लीजिए। अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हमारे सामने यह हाजिर है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? अच्छे से समझना आप। यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है हमारा tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a की वैल्यू दे रखी है और बोला a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भाई, a के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो दे रखा है 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस tan के अतिरिक्त वो जो 5 बचे हैं उसको लिखना है। ठीक, लेकिन हमारे पास जो ये दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे। क्या दिया है? देखिए, tan a इज इक्वल टू 4/3 ये है। और tan a इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा बराबर हमने क्या निकाला था वो याद कीजिए। याद है? कुछ याद आ रहा है? इसीलिए तो कहा मैंने, कॉपी पेन लेके बैठो बेटा, तो ही चीजें क्लियर होंगी। आपने पीछे लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। याद है? तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार था भाई। यहां पे tan a कहा है तो tan a बराबर थीटा चेंज होगा, मैंने बताया था। tan a इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब यहां पे 4 क्या है आपका? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई बताइए? यस, 4 जो है वो लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 जो है आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? बात समझ में आई? आपको लंब मिल गया, आधार मिल गया, बस आगे के प्रोसेस हम यहां पे शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक शेप ड्रॉ करेंगे जो कि ट्राइंगल का शेप होगा। उस शेप को हम यहां पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? पहले ही बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मींस समकोण त्रिभुज लेंगे। और इसमें हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये है आपका भुजा ए, ये है बी, ये है सी। क्योंकि यहाँ पे एंगल ये है इसलिए ये भी सी लिया। यहाँ पे पी होता तो पी क्यू आर लेते।
ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो ये एंगल है वो कहां पे है, ये एंगल यहां पे होगा, ठीक है। जो शीर्ष ये है वहीं पे है एंगल ए। अब यहां पे आपका 4 क्या है, लंब है, 3 क्या है, आधार है। अब जरा बताइए इस ट्रायंगल में लंब कहां पे, आधार कहां पे। तो जैसा कि हमने पीछे बताया था, जो ये कोण ये है इसके साथ जो दो भुजाएं हैं उनको देखते हैं पहले। ये एंगल 90 है, इसके सामने ये हो जाएगा कर्ण, पहले इसको फिक्स कर दिया हमने। अब ये वाला एंगल है तो ये वाला तो आपका कर्ण हो गया, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। और आधार कितना है आपका, आधार कितना है आपका, देखिए आधार है आपका 3, तो इसको हमने कर दिया 3। दूसरी बात, लंब कितना है आपका, लंब कौन सी होती है, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा, एंगल के जस्ट ऑपोजिट या फ्रंट वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। अब ये हो गया लंब, और लंब कितनी है आपकी, 4 है। हमने लंब को 4 बता दिया, 3 को आधार बता दिया। अब बचा हमारे पास कर्ण, क्योंकि कर्ण के बगैर हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि साइन ए निकालेंगे तो उसका मान होता है लंब, क्या होता है पता है ना, लंब बट्टे कर्ण। पीछे का देखो ना, पीछे का पढ़ो, उसको तैयार करो, ठीक है। तो लंब बट्टे कर्ण, अब लंब तो है 4, कर्ण है कितना भाई, कर्ण तो कर्ण ही लिखा है, इसका मतलब इसका मान पता नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे पहले। तो भाई कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये भाई साहब भी अच्छा खासा प्रमेय देके गए आप लोगों को परेशान करने के लिए, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका भाई, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब भाई कर्ण कितना है आपका, AC है, तो AC का वर्ग कर दिया। आधार कितना है, AB, दैट मीन्स 3, 3 का वर्ग। लंब कितना है, BC, दैट मीन्स 4 का वर्ग। इसको सॉल्व करिए, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर हो गया 25। और यहाँ पे बचा AC स्क्वायर, तो यहाँ से अगर AC निकालेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा √25। और इस √25 की वैल्यू होती है AC बराबर हमारा 5। AC इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। भाई इसी की तो जरूरत थी हमें, AC की वैल्यू आ गई कितनी है, 5, ये वाली दूरी। अब क्या निकालना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। चलिए इसको हटा देते हैं हम, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, जा भाई तुझे माफ किया। आगे के क्या करेंगे देखिए, आगे क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास tan तो निकला हुआ है, अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा sin A, क्योंकि एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे देखिए, sin A, इसके लिए लंब हो गया BC बट्टे कर्ण हो गया AC। और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है आपकी, BC की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू है 5। सेकंड, cos A इज इक्वल टू, cos A इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, कहां से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए ना, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात का ऐसा होता है लाल बट्टे कक्का। भाई हमने साइन का निकाल लिया लंब बट्टे कर्ण, कॉस का निकालेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें ढूंढो, आधार है 3, कर्ण है 5। और ये 3 जो है ये क्या है आपका, AB अपन AC। AB की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू है 5। ये सेकंड आंसर आ गया। 10, 10 है अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन 10 की वैल्यू तो दी हुई है, उसको निकालना नहीं है। उसके बाद क्या आता है तीसरे नंबर, फिर कौन आएगा, जो चौथे पर नंबर पे था, कौन, कॉसेक। कॉसेक A इज इक्वल टू, कॉसेक के लिए क्या बात करी थी हमने भाई, कॉसेक के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी कर्ण बट्टे लंब। देखिए कर्ण क्या है हमारे पास, AC, लंब क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपन BC, AC है 5 अपन BC है 4, तो यहां पे आ गया 4 अपन 5।
सॉरी 5/4। देखिएगा कॉसेक ए जो है साइन ए का उल्टा होना चाहिए, आंसर ऐसे चेक कर लेना सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो साइन ए का उल्टा हमने बताया था कॉसेक ए होता है, तो यहाँ पे 4/5 था, यहाँ पे 5/4 हो गया, एक सही है इसका मतलब। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, सेक ए। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है AC, AC अपन आधार कितना है AB, AC अपन AB हो गया इक्वल टू AC की वैल्यू है 5 और AB की वैल्यू है 3। तो ये हो गया आपका सेक की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब बचा हमारे पास एक और त्रिकोणमितीय अनुपात, दैट मीन्स 5 नंबर, इसका होता है कॉट। कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट के लिए हमारा ये वाला वैल्यू हो गया आधार बट्टे लंब। आधार कितना है देखिए AB बट्टे लंब क्या है BC, तो ये हो गया BC इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन में जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था उनका हमारा मान यहाँ पे निकल चुका है। आप इसको आंसर लिख दीजिए, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए हम इसमें कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहे हैं जो कि जरूरी है आपके लिए, आज भी है, कल भी है और आने वाले भविष्य में भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास गणित है, साइंस है, गणित छोड़िए साइंस है, ठीक है, तब तक आपको जरूरत पड़ती रहेगी। वो क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। देखिए हम यहाँ पे कुछ चीजों के हिंदी नाम और फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, देखिए अब तक हमने बताया था साइन, तो साइन जो है ये अधूरा नाम है। दूसरा है कॉस, ये भी अधूरा नाम है। तीसरा है टेन, ये भी अधूरा नाम है। चौथा है कॉसेक, ये भी अधूरा नाम है। पांचवा है सेक, ये भी अधूरा नाम है। एंड छठा है कॉट, ये भी अधूरा नाम है। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा SINE, साइन। और इसको हिंदी में हम कहते हैं ज्या। याद रखिएगा ये हिंदी नाम बहुत जगहों पे यूज होगा। जैसे कि आप कक्षा 10 में प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा। प्रकाश के अपवर्तन में यह कहा गया था अपवर्तन के नियम में कि आपतन कोण की ज्या, परावर्तन सॉरी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो वहां पे आपने यूज करा होगा साइन आई, यहाँ पे आपका आपतन कोण जो है आई था और अपवर्तन कोण जो था वो R था, साइन R इज इक्वल टू नियतांक। तो इसी साइन को वहां पे किस नाम से जाना गया था, ज्या। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का जो फुल फॉर्म है वो तो आपका SINE है और हिंदी में बोलते हैं ज्या। ठीक है, बाद में दूसरा आता है कोसाइन, सॉरी कॉस है, तो कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कोज्या, ध्यान रखिएगा। अगला है टेन, तो टेन का जो फुल फॉर्म है वो है टेंजेंट, और टेंजेंट को हम कहते हैं हिंदी में स्पर्श ज्या। साइंस में बहुत ज्यादा यूज होना है ये सारी चीजें, इसलिए इसको आप यहीं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में बात आती है कॉसेक सेक कॉट की, तो इसके फुल फॉर्म को जान लीजिए, लेकिन इसके हिंदी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें हिंदी की जरूरत पड़ती है केवल इस 3 नंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉसेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पहले सेक की बात, तो सेक को बोलते हैं हम सेकेंट, इसका फुल फॉर्म है। कोसेक का मतलब होता है को सेकेंट, एंड कॉट का मान होता है आपका को टेंजेंट। ध्यान रखिएगा बच्चों इसको।
ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ तक का जो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जानने की, ये कोई बताएगा भी नहीं, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को आपको बता दिया है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, भविष्य में जरूर काम आएगा। ठीक है, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगले इसमें देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। भैया सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछा है, इसमें केवल 2 पूछा गया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, हालांकि ये आपको करना चाहिए। सॉल्यूशन है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, और साइन इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इक्वल टू क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, लाल बट्टे कक्का से साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब ये क्या है हमारा, बराबर ये लंब है, 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है, कर्ण है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। कॉस ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण। अब हमारे पास आधार तो है नहीं, लंब और कर्ण दे रखा है, तो हमारा सिंपल सा वही काम है जो अभी हमने करा था। एक क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इस ट्राइंगल में हम इसके नामकरण करेंगे, चूंकि एक एंगल आपका यहाँ पे साइन ए बोला है, तो इसका मतलब ये जो है ट्राइंगल बनेगा वो उसका कोई एक शीर्ष ये होगा, और बाकी शीर्ष को हम कुछ भी नामकरण कर दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी आप साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हम कोई भी चीज लेते हैं एंगल, तो वो हमेशा न्यूनकोण होता है, समकोण नहीं होता है इस केस में। ठीक है, तो अगर समकोण नहीं होगा इसका मतलब ये वाला जो आपका है यहाँ पे, ये वाला जो शीर्ष है ये नहीं होना चाहिए, ये आप इसको मानिए या इसको मानिए। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि साइन ये बोला है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस वाले के जस्ट सामने एक कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 3 है। सॉरी, कर्ण की वैल्यू 3 नहीं है, क्योंकि साइन ए इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, जो कर्ण की बात करूं तो कर्ण है आपका 4, एंड लंब कितना है, 3 है, तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है, तो ये 3 हो गया। अगर ये आपको दिक्कत कर रही है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कर्ण है, और ये वाला जो है आपका ये लंब है, ये हो जाएगा आपका आधार। अब आधार कितना है ये पता नहीं है, तो इसको निकालना पहले जरूरत है, तो कैसे निकालेंगे, फिर वही से पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज कौन से वाले, चलिए सीधा मैं लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, क्या आएगा देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा। अब कर्ण क्या है हमारे पास, देखिए कर्ण है AC का वर्ग इक्वल टू आधार है आपका आधार BA या फिर AB का वर्ग, प्लस लंब क्या है आपका BC है तो BC का वर्ग। भाई AC की वैल्यू रखिए कितनी है 4, इसका वर्ग, AB का पता नहीं है तो AB का वर्ग, प्लस BC की वैल्यू है 3 तो 3 का वर्ग हो गया। अब इसको वर्ग करिए, इसको वर्ग करिए, इस 3 के वर्ग को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौको 16 माइनस ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7 बचा। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू आ जाएगा √7, ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, तीसरी भुजा AB, दैट मीन्स यहां पे हमारा इसका वैल्यू आ गया √7। अब क्या काम करेंगे भाई, अब हमें जो पूछा गया है हमसे उसको निकाल लेते हैं। क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया है कि cos A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास भाई, पहला पूछा है cos A, और cos A इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, देखिए cos का मतलब ये हो गया आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, देखिए आधार है AB,
बट्टे कर्ण है ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है √7 अपन ए सी कितनी है 4, तो √7/4 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या निकालना है, tan a निकालना है, तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार, और लंब कितनी है आपकी BC, अपन आधार कितना है AB, और BC जो है हमारा 3 है, अपन AB है √7, तो ये आपका सेकंड आंसर यहां से निकल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे बोला गया है, ये एग्जाम्पल से लिया गया है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यह ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ओपी इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ओक्यू इक्वल टू पी, सॉरी यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। देखिए उदाहरण बोले समकोण त्रिभुज, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है भैया, क्या गड़बड़ कर रखा है, गड़बड़ ये कर रखा है कि समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, इतना लिखना चाहिए था। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में ओपी इज इक्वल टू 7 है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं, समझते हैं यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या है। क्या दे रखा है भाई, दिया है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल क्या है हमारे पास, OPQ है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल जो है OPQ है, चलिए समकोण त्रिभुज होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाता हूँ इस बार, ऐसा बना लिया। क्या नाम है इसका, OPQ है, OPQ, तो इसको मैंने माना O, इसको माना P, इसको माना Q। एक चीज का विशेष यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि OPQ को कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे साइन Q का वैल्यू पूछा है और कॉस Q का वैल्यू पूछा है, तो जब साइन Q और कॉस Q बोला है तो Q जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। 90 एंगल नहीं होगा, जो Q है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए, वो न्यून कोण होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो मैंने इसको O माना, इसको P माना, इसका Q माना। ठीक है, तो हम किस कोण के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले कोण के लिए। ठीक है, अब इस वाले कोण में क्या दे रखा है, देखिए OP बराबर 7 है, OP ये वाली जो भुजा है ये 7 दे रखा है, बाकी कोई भुजा दिया हुआ नहीं है, एक रिलेशन जरूर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कहेंगे भाई, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या आ जाएगा भाई, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो गया आपका कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा OQ का वर्ग बराबर ये वाला आधार हो गया, तो PQ का वर्ग प्लस ये वाला लंब हो गया, तो OP का वर्ग हो गया। ठीक है, अब OP का वर्ग हो गया। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो यहां से हम अगर कुछ चेंज करें तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भले ही या तो आप पहले बना लेते हैं, यहाँ पे OQ इज इक्वल टू निकाल लेना है, OQ इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस PQ। ठीक है, तो यहाँ पे OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ है, इस OQ की जगह पे इतनी वैल्यू रख देना है केवल। ठीक है, इस OQ की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1 प्लस PQ, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे 1 है, b के जगह पे pq है, तो इतना हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, pq का स्क्वायर प्लस op का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ये जो pq लेफ्ट साइड में है, राइट साइड जाएगा तो कट जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस 2pq, 1 प्लस 2pq, 1 प्लस 2pq, जो कि आपका लेफ्ट साइड में बचा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका लेफ्ट साइड में बचा हुआ है। आगे जो है हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में है ओपी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसको ओ बोला, इसको पी बोला, इसको क्यू बोला, इन्होंने जो है यहाँ पे ट्रायंगल कुछ और तरीके से बना रखा है। क्या बनाया, इसको ओ बोला, इसको पी बोला, इसको क्यू बोला, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, सेम इस ट्रायंगल को भी यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप अगर डायग्राम दिया होगा तो ऐसा, अगर दिया होगा तो इसी के अकॉर्डिंग करना, नहीं दिया है तो ऐसा बना लेना, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका सेम आना है, वो यहाँ पे भी जो कर रहा है वहां पे भी वही करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको PQ की वैल्यू दी हुई होगी या फिर OP की वैल्यू दी हुई होगी। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे OP की वैल्यू रख दीजिए। OP की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2PQ, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे 2PQ बचेगा, और 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 48 हो गया, इधर से 2 उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, इधर बचेगा केवल PQ। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो PQ इज इक्वल टू आ गया 24, ठीक है। तो PQ जो है ये वाली भुजा, ये आ गए आपके 24। क्लियर। निकालना क्या है हमें, साइन क्यू और कॉस क्यू। भैया यहाँ पे ये वाली भुजा तो हमारी निकल गई है 24। अब क्या चाहिए, ये कर्ण जो है ये वाली भुजा चाहिए हमें। अब ये कैसे निकलेगा, इसका नाम है ओ क्यू। अब इसमें देखिए ओ क्यू निकालना है या फिर इसमें निकालना है, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी क्यू की वैल्यू आई है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 24 समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू के जगह पे 24, दैट मीन्स ओ क्यू इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आई है इसको डब्बे में पैक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता अब होनी है। इसको भी हम डब्बे में पैक कर लेते हैं, क्योंकि इसी का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे साइन क्यू कॉस क्यू, ठीक है। इसी का यूज करके, चलिए इसका यूज करके हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, तो किधर, इधर ही निकाले या कहीं और, तो चलिए इधर ही को हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है इसमें हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है साइन क्यू, तो यहाँ पे साइन क्यू निकाल लेते हैं। देखिए साइन क्यू इज इक्वल टू, भाई क्यू कहाँ पे है, ये वाला एंगल है, ये वाली भुजा कितनी आई है 25, ये वाला एंगल क्यू है, तो हमें साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास क्या होता है लंब लाल बट्टे कक्का, इस वाले ट्रिक का यूज करेंगे। तो साइन क्यू के लिए बात करेंगे लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है इस वाले ट्राइंगल के लिए, लंब है आपका ये वाला एंगल है, तो लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/25, ये आपका एक आंसर हुआ साइन क्यू का। अब कॉस क्यू चाहिए, तो कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस क्यू निकालेंगे तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24/25 हो गया। ये आपके जो वैल्यू आए हैं इसी को क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्थात ये दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे फाइनल, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि कोण A इज इक्वल टू कोण B है, और बोला गया है यदि A और B क्या है आपके
न्यून कोण है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पेन चेंज कर लिया जाए क्योंकि ऊपर भी येलो है और फिर से हम येलो से करेंगे तो गड़बड़ लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे ए और बी क्या है आपके, न्यून कोण है। तो यहाँ पे अगर ए और बी न्यून कोण है तो देखिए चूंकि एंगल ए व बी न्यून कोण है, ये ऐसे भी मत लिखो, यहाँ पे चूंकि मत लिखो, यहाँ पे लिखो दिया है, दिया है एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है। अगर ए और बी न्यून कोण है तो हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल का। देखिए एक ट्राइंगल हो गया ये, इस ट्राइंगल का नाम हम रख देते हैं, ए बी बोला है एंगल तो ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी मेंशन कराया गया है कि न्यून कोण है, और न्यून कोण जो है वो 90 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है। तो भैया ये वाला तो आपका 90 होगा, लेकिन ये वाला ए और बी आपका 90 नहीं हो सकता है, ये फिक्स है। तो ये वाला एंगल है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में हम क्या ढूंढ रहे हैं भाई, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में हम देख रहे हैं एंगल ए कहाँ है, एंगल ए ये वाली हो गई, एंगल बी कहाँ है, एंगल बी ये वाली हो गई। ठीक है, एंगल ए आपको पता चल गया, एंगल बी पता चल गया। अब जो हमारे पास दे रखा है कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी को हम निकाल लेते हैं, या फिर हम लिखते हैं चूंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो यहाँ पे हम कॉस ए और कॉस बी के वैल्यू निकाल के रखेंगे। देखिए देखिए क्या है हमारे पास, चूंकि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। अब इस वाले ट्राइंगल में कॉस ए निकालो, देखिए कॉस ए निकालेंगे तो इस वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं, और कॉस बराबर क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का, तो कॉस बराबर क्या होता है, ये है आपका आधार बट्टे कर्ण। अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो भैया आधार कौन सा होगा, तो आधार हो गया ये वाली भुजा ए सी, तो यहाँ पे आ गया ए सी, यहाँ पे हो गया ए सी बट्टे क्या आ जाएगा भाई, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण है ए बी। क्लियर, इज इक्वल टू हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास कॉस बी है। कॉस बी के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए आधार कौन सी हो गई, बी सी, और कर्ण कौन सी हो गई, फिर से ये भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, बी सी अपन ए बी, इतनी हो गई। अब बात को समझना है यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोनों ही साइड को अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला भी आपका ए बी है, ये वाला भी ए बी है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, बच हमारे पास रहा है एक ही चीज, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बेटा ए सी जो है बी सी के बराबर है, ए सी जो है इक्वल है किसके, ए सी जो है बी सी के इक्वल है, अर्थात ये जो AC भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। यहां पे हमारा होता है खेल शुरू। अगर AC भुजा BC भुजा के बराबर होगा तो आपने पीछे पढ़ रखा होगा क्लास 9th में कि अगर कोई भी दो एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है और उसके कोई दो भुजाएं बराबर होती है तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। बात समझ में, यहां पे है खेल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि चूंकि समान भुजाओं, समान नहीं बराबर भुजाओं, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, चूंकि बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कोण समान होते हैं,
अब भाई बराबर भुजाएं कौन सी है, देखिए ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, इसका मतलब इस वाले भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, देखिए इस वाले भुजा के सामने वाला कोण बी हो गया, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एसी भुजा कौन सी है आपकी, एसी भुजा है ये वाली, तो एसी भुजा के सामने वाले जो कोण है वो क्या है, कोण आपका बी है, और ये वाली भुजा है बीसी जो कि ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है, कोण ए है। क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, भाई निकल गया ना, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी या फिर कोण बी इज इक्वल टू कोण ए, एक ही बात है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम कैप्चर कर लेंगे डब्बे में, ये लीजिए भैया, ये हो गया आपका सिद्ध। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का काफिला बहुत लंबा है, इसलिए समय को नहीं क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है, अभी तैयार नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला, भाई ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्या है इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसका काफिला काफी दूर तक जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। भाई मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे थीटा जो है कोण है और उस कोण को प्रतीक है, प्रतीक रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर याद नहीं है तो फिर से कर लीजिए बेटा, मेरा कक्का लाल है या फिर लाल है मेरा कक्का, बस। कॉट के लिए कहां से आ जाएगा, देखिए साइन कॉस 10, ये कॉट है, कॉट। भाई कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, इसका मतलब आधार और लंब आपको गिवन है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इतना बराबर ये हो गया आधार, आधार ही है ना नीचे देखो, और ये हो गया लंब। आपको आधार भी दिया है, लंब भी दिया है। आपका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए तो भैया कर्ण चाहिए ना, कर्ण है क्या हमारे पास, कर्ण नहीं है बेटा, कर्ण नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास हथियार है, हम उस हथियार से कर्ण को निकाल लेंगे, ठीक है। कर्ण हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हम हमारे पास हथियार है, हमारे पास श्री कृष्ण है, हम उससे सारे चीज जंग जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने में क्या जा रहा है भैया, फ्री का ट्रायंगल है हमारे पास, लीजिए आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सारे टाइप के ट्रायंगल बनाएंगे हम। यहाँ पे थीटा है, चलिए त्रिभुज का नाम कुछ भी रख दीजिए आप, वही पुरानी कहावत एबीसी, एबीसी ही रख लीजिए। ये एंगल 90 है, तो ये हो गया आपका कर्ण, क्लियर, ये हो गया आपका कर्ण। बाबू कर्ण तो इनके पास चला गया, कर्ण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कोई भी एंगल थीटा बना लो, ये वाला बनाओ ये वाला बनाओ, चलो मैं इस वाले को थीटा मान लेता हूँ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आधार है, पहले आधार, तो आधार कितना है आपका 7 है, लंब कितना है 8 है, तो ये हो गया। कर्ण निकालना है, कर्ण निकालो, क्या दिक्कत है, कर्ण निकालना पड़ेगा ना आपको। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिर्फ सब फिर से हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, भाई जुड़े रहिए जुड़े रहिए, काम की चीजें हैं। कल जब आप पेपर में क्वेश्चन करके आएंगे तो हमें याद कर लेंगे, बात समझ में आई, तब हमारी याद आएगी। अगर आप पेपर में कर लेंगे पूरा वीडियो देख के तो भी याद आएगी, नहीं भी करेंगे तो भी याद आएगी कि काश मैं उस दिन, काश मैं उस दिन मोहित सर का क्लास देख लिया होता मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
ये हो गया। कर्ण कितना है हमारे पास, पता नहीं भैया कर्ण क्या है, तुम आप खाली कर्ण कर्ण कहते हो। कौरवों के पास चला गया कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा आधार, आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस यहाँ पे लंब कितना हो गया 8, तो 8 का वर्ग। यहाँ पे कर्ण जो है हमारा AC था, ध्यान रखिएगा, AC का वर्ग इक्वल टू 7 का वर्ग हो गया 49 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 9 और 4 हो गया 3, 4 और 6 हो गया 10 और 1 3, सॉरी क्या लिख दिया, 3 कहाँ से आ जाएगा, 4 और 6 10 और उधर 1 बचा था हमारे पास, तो हमारे पास 3 कहाँ से आ जाएगा भैया, तो यहाँ पे आ गया 1 1 3। AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, और AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला गया तो 1 1 3 एंड रूट के अंदर आ गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको हम डब्बे में पैक कर लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे फोकस होनी चाहिए उन सब चीजों को डब्बे में पैक करना आवश्यक है। आप भी जब पेपर में करेंगे क्वेश्चन तो आंसर और मेन मेन पॉइंट्स को डब्बे में जरूर पैक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब बात करते हैं क्या 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 भाई, क्या साइन और कॉस चाहिए पहले पार्ट के लिए, तो हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज। क्या हो जाएगा √113, दिस वैल्यूज से मतलब इन मानों से हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 8 है, कर्ण कितना है √113, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आती है बात कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 7 अपन कर्ण है आपका √113। भाई साहब ये दोनों वैल्यूज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो है युद्ध में बड़े बड़े हथियारों का काम करेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है इतने का मान, सॉरी इतने का मान ज्ञात करना है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अरे खतरनाक, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, कुछ देख पा रहे हैं इसमें, हे विनोद कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर, ना दिखाई दे रहा है तुमको, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, थोड़ा ध्यान से देखो कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, दिखा कुछ, हाँ नहीं दिखा तो देख लो, हम दिखाएंगे ना अभी। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। दैट मीन्स अगर मैं 1 को ये मानूं साइन थीटा को बी मानूं तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 को हम a माने और कॉस थीटा को b माने तो a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, क्या होता है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a के जगह पे कितना है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस का चिन्ह b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। अरे ऐसा होगा सर, देखो 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 देखो, या ऐसे होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ ऐसा तो होगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा काहे होगा भाई, ऐसा तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हाँ जी, हाँ विनोद समझ में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं, तो कैसा होगा भाई। तो देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ये दोनों मिला के साइन और थीटा जो है एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ये दो अलग अलग नहीं है। अगर एक ही एलिमेंट है तो अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। चले मैं इसको फिलहाल यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको कॉपी जरूर कर लेना या फिर दिमाग में रख लेना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, ऊपर तो इतना आ गया भैया, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिमिलरली। ठीक है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए भैया साइन थीटा का मान इधर दे रखा है, कॉस थीटा का मान भी इधर दे रखा है, यहां से पकड़ो और उधर पटक दो। पटको, पटकेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे आएगा 8 अपॉन अंडर 113 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और हम क्या करेंगे भैया, इस बराबर को इधर से हटाएंगे और हम यहां पे लगाएंगे बट्टा और सामने इसके लगा देंगे बराबर का साइन। ठीक है। अब नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113, तो इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे करते हैं, देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अरे बराबर बेटा तुम ना गलत जगह पे लग जाते हो, इसलिए तुम्हें बाद में फिट करेंगे आज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अपन इस स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 113 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे बट्टा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा नीचे 1 माइनस, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, अपन 113 हो जाएगा। भैया ये क्या है, अब कहाँ करें, चलिए कोई नहीं, हमारे पास इतना ज्यादा और भी स्पेस है, इसको कब यूटिलाइज करेंगे हम, इसका उपयोग कब करेंगे ना, आज करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, इसके आगे का सॉल्व इधर करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगर मैं 113 को एलसीएम लूँ दोनों में, तो मेरा यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 113 माइनस 64, ओपन आ जाएगा 113 और ये हो जाएगा मेन बट्टा, और यहाँ पे इसमें एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा नीचे 113 और इधर आएगा 113 माइनस 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो जाएगी, और इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे लिखेंगे 113 में से 64 गया, 13 में से 4 गया तो बचा 9, और 10 में से 4 गया तो बचा 4, सॉरी 10 में से 6 गया तो बचा 4 बट्टे में। यहाँ पे क्या है देखिए, 13 में से 9 गया तो बचा हमारे पास 4, और 10 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 6, और यहाँ पे जो आया है ये है बच्चा हमारा, क्या है, ये है हमारा आंसर। क्लियर है, ये हमारा आ गया आंसर। अब इतनी तो बात हो गई, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। भैया कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, क्या चूरन क्वेश्चन दे दिया रे बबुआ। कॉट स्क्वायर थीटा का है, कॉट थीटा का मान दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा करने के लिए बोला भैया दोनों तरफ वर्ग ठोको, दोनों और ठोको वर्ग, क्या आएगा देखो। चलिए इसको नए स्लाइड में करते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, याद रखना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, इतना दे रखा है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं, ये तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर 7/8 था, तो यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, इसकी वैल्यू रख दिया, इधर स्क्वायर लगा दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49, अपन 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और इसको हम कर देंगे भैया इतने से बड़े से रेक्टेंगल में कैद, और बाहर से हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे दिस इज कॉल्ड आवर आंसर। क्लियर है, ठीक, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे खतरनाक, इसको करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। चलिए कोई नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम काम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आगे का जो भी क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, और चैनल को हवा में उड़ाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
बात समझ में आई? ये बात अगर समझ में आई है तो जरूर करना, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।